गुड मॉर्निंग। क्रमशः बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यह व्याख्यान। कल हमने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विकास क्रम के संबंध में आपसे बात कर रहे थे। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्ययुगीन आर्य भाषा, आधुनिक कालीन आर्य भाषा के संबंध में। पूर्व व्याख्यान के अंतर्गत हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के विस्तार पर चर्चा की। अब हम मध्ययुगीन भारतीय आर्य भाषा काल पर बात करेंगे। यह आप सुनिश्चित कर लें कि इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं भाषा इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। यानी जो इतिहास में पूर्व घटित घटनाएं हैं, उनका भाषा की दृष्टि से भाषा इतिहास में अपना विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान रहा है। महात्मा गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी ब्राह्मण संस्कृत तथा सत्ता के विरुद्ध जो एक नया परिवर्तन का, यानी भगवान गौतम बुद्ध और स्वामी महावीर ने ब्राह्मण संस्कृति और तत्कालीन सत्ता के विरुद्ध जो एक नया स्वरूप लेकर के सामने आए, वह भाषा के माध्यम से व्यक्त हुई और अपनी बात जन जन तक पहुंचाने के लिए महात्माओं को, संतों को, साहित्यकारों को एक जन भाषा का माध्यम अपनाना पड़ता है। संस्कृत भाषा क्लिष्ट होने के कारण, जन सुलभ न होने के कारण, इन महात्माओं के उपदेश को, प्रचार प्रसार को जन जन तक पहुंचने में असुविधा से महसूस होने लगी। परिणाम स्वरूप पाली भाषा का आगमन हुआ, जिसे पाली युग, प्राकृत युग, अपभ्रंश युग के नाम से जाना गया। यानी मध्य युगीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश का नाम आता है। पाली मध्य युग की युग में जनभाषा के देश की दृष्टि से तीन प्रमुख तथा महत्वपूर्ण भेद थे: पूर्वी, पश्चिमी, पश्चिमोत्तर। ये विभाजन जो भाषागत किया गया, ये क्षेत्र के स्थान आधार पर, और इन्हीं तीनों क्षेत्रों के आधार पर बोलियों का तत्कालीन भाषा का विकास हुआ। एक देश की मूल भाषा से पाली का विकास हुआ। देश के संबंध में भाषा वैज्ञानिकों में काफी मतभेद है। पहले एक एक राज्य को देश के रूप में संबोधित किया जाता रहा। यानी मगध प्रांत की जनभाषा तो दूसरे भाषा वैज्ञानिकों से सौरसेनी जनपद की भाषा से विकसित मानते हैं। ऐसी स्थिति में पाली भाषा के अलावा इस काल में भाषा के कई अन्य रूप भी विद्यमान थे, जो क्षेत्रानुसार प्रयोग में लाए जाते थे। लेकिन महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ, उपदेश, प्रचार प्रसार की भाषा पाली भाषा रही। प्राकृत युग तत्पश्चात प्राकृत भाषा का स्थान आता है।
जिसे प्राकृत युग के नाम से जानते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार ब्राह्मणों की देववाणी तथा विद्रोहियों की जनवाणी में शताब्दी तक संघर्ष चलता रहा। उत्तरी पश्चिमी भाषा में संस्कृत को संस्कृत साहित्य और राजनीति के अनेक केंद्रों में प्रतिष्ठित किया गया और मध्य देश की इस भाषा का दबदबा सारे भारत में ही नहीं अपितु बाहरी देशों में भी माना जाता था। परंतु जनभाषा तो हमेशा अमर हुआ करती है, यानी एक साहित्यिक भाषा रही, एक जनभाषा रही। प्रकृति जनानाम मिदमित प्राकृतम। तो पाली भाषा के पश्चात जिस भाषा का आगमन हुआ वो प्राकृत के रूप में जानी गई, जिसे सौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, ये स्थान के आधार पर इनका नामकरण किया गया। सूरसेन जनपद में बोली जाने वाली भाषा को सौरसेनी भाषा के रूप में, मगध क्षेत्र में बोली जाने वाली जिससे जो प्राच्य जनबोली के रूप में विकसित हुई मागधी प्राकृत, और अर्धमागधी, पैशाची, महाराष्ट्रीय प्राकृत, इन रूपों में प्राकृत भाषा का स्वरूप परिवर्तित होता, विकसित होता दिखाई देता है, जो क्षेत्रानुसार बोले जाने वाले लोगों के आधार पर इसका नामकरण किया गया। तीसरे अपभ्रंश भाषा, भ्रष्टम इति अपभ्रंश, टूटी फूटी भाषा, जो प्रारंभ में तो जनभाषा के रूप में स्थान प्राप्त की, धीरे धीरे जब प्राकृत भाषा मरणासन्न की स्थिति में पहुंच गई तो उस समय यही जनभाषा, अपभ्रंश भाषा, साहित्यिक भाषा का रूप धारण की और अनेकानेक साहित्यकारों द्वारा इसमें यानी अपभ्रंश भाषा में साहित्य लिखा जाने लगा। आदिकाल के अधिकांश ग्रंथ अपभ्रंश भाषा में ही, कुछ लोग कहते हैं अवट यानी पुरानी हिंदी से प्रभावित भाषा है, तो इसी से अवट यानी पुरानी हिंदी की भाषा प्रभावित हुई। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य कि अपभ्रंश भाषा साहित्यिक स्थान लेकर के साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। तो मध्यकालीन भाषाओं में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा, चाहे बोलचाल की दृष्टि से हो, चाहे साहित्यिक दृष्टि से हो। इन भाषाओं का अपना विशिष्ट स्थान रहा है। धन्यवाद। अगला व्याख्यान इसी प्रसंग से संबंधित रहेगा।